पर डैड ऐसे कैसे मैं शादी कर लूं? मतलब ना मैं उसे ढंग से जानता हूँ, ना मैं उससे ज़्यादा मिला हूँ। ऐसे कैसे आप फैसला कर सकते हैं? बेटा तुम देख रहे हो ना उसकी हालत। अगर आज ये शादी नहीं हुई तो सब कुछ बिखर जाएगा। पर डैड, मॉम आप तो डैड को समझाइए। कार्तिक बेटा, तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं। जब से लड़के वाले ने शादी के लिए मना किया है, भाई साहब का तबीयत बिगड़ गई है। ऊपर से बाहर सारे मेहमान आ चुके हैं। ऐसे में अगर अभी शादी नहीं हुई तो भाई साहब की बहुत बदनामी होगी। माही बिटिया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर माँ, मैं ही क्यों? यहाँ तो बहुत सारे लड़के हैं, युग भी तो है। आप उससे उस लड़की की शादी करवा दीजिए। वो दोनों तो फ्रेंड भी हैं। नहीं करवा सकता क्योंकि तुम बड़े हो, इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ। उसे बोलता तो वो मना भी नहीं करता, पर शायद तुम्हें अपनी मनमानी के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता है डैड। और ठीक है डैड, चलिए, पर केवल शादी करके अलावा मुझसे और कुछ उम्मीद मत रखिएगा। मुंबई के जाने माने बिजनेस अमरेंद्र प्रताप सिंह अपनी पत्नी वंदना सिंह और दोनों बेटे कार्तिक और युग के साथ अपने बचपन के दोस्त उमाकांत के यहाँ आए थे। आज उमाकांत जी की बेटी माहिरा की शादी होने वाली थी, पर इन टाइम पर लड़के वाले ने 10 लाख रुपए कैश की डिमांड कर दी। उन्होंने फ़ोन किया था कि अगर उमाकांत जी पैसों का बंदोबस्त कर देंगे तभी बारात आएगी, वरना नहीं। अब उमाकांत जी साधारण शिक्षक थे। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना उनके लिए असंभव था। शहर बाहर मेहमान सब आना शुरू हो गए थे। यह सोचकर वे बहुत परेशान हो गए। उनके सीने में दर्द होने लगा। अमरेंद्र सिंह ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। माही का भी रो रो कर बुरा हाल था। वंदना जी उसे किसी तरह संभाल रही थी। वंदना जी की अपनी कोई बेटी नहीं थी, तो वो माही को अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। उन्हें माही की हालत देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने अमरेंद्र जी को साइड में बुलाकर माही की शादी कार्तिक से करवाने को बुलाया। अमरेंद्र जी भी शुरू से ही मन माही को अपनी बहू की छवि देखते थे, पर कार्तिक के स्वभाव के कारण कुछ नहीं कह सकते थे। पर आज की परिस्थिति को देखकर उन्होंने कार्तिक को इस शादी के लिए किसी तरह से तैयार कर लिया। अमरेंद्र जी ने उमाकांत जी को अपने एक फैसले से अवगत कराया तो उन्होंने अब के सामने हाथ जोड़ लिया। कृष्ण सुदामा की दोस्ती की कहानी को आज तुमने फिर से दोहरा दिया। तो अमरेंद्र जी ने उसको गले से लगा लिया। वंदना जी की आंखों में आंसू आ गए। भाई साहब, मैं तो शुरू से ही माही को अपनी बेटी बनाना चाहती थी। जब माही से पूछा गया कि उसने भी सहमति से सर हिला दिया। फिर से फेरी की रस्में शुरू हो गई। सब कुछ जल्दी जल्दी किया जाने लगा क्योंकि उमाकांत जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। उन्हें जल्दी से अस्पताल लेकर जाया गया। उन्हें बचाया नहीं जा सका। माही का रो रो का हालत खराब हो चुका था। वंदना जी और युग ने किसी तरह से उसे चुप कराया। घर आकर उमाकांत जी ने अंतिम संस्कार प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इन सब में युग पूरी जिम्मेदारी से माही का साथ दिया। कार्तिक को तो जैसे इन सब से कोई मतलब ही नहीं था। सब कुछ अच्छे से संपन्न हो जाने के बाद अमरेंद्र जी अपनी पत्नी, दोनों बेटों और अपनी बहू माही को लेकर वापस मुंबई लौट आए। घर पहुंचने पर जब सब घर के भीतर आने लगे तो वंदना जी ने कार्तिक और माही को दरवाजे पर ही रोककर अंदर चली गई। उन्होंने युग को भी अंदर बुला लिया। स्वेट्स को पहले ही
फ़ोन करके सारी तैयारी करके रखने को बोला था। जब वो बाहर आई तो उसके हाथों में आरती का थाल और चावल भरा कलश था। युग पीछे से आलता भरा थाली लेकर आया। कार्तिक, ये सब क्या है मॉम? मैंने पहले ही इन सब के लिए मना किया था। वंदना जी, नहीं बहू, ऐसी कैसी बिना गृह प्रवेश के अंदर आएगी? कार्तिक, ठीक है मॉम, जो करना है जल्दी कीजिए, मैं थक गया हूँ। वंदना जी दोनों की आरती उतारी और माही से कहा, बेटा दाहिना पैर से कलश को घर के अंदर की ओर गिराओ, इस थाल में पैर रखकर अंदर आओ। माही धीरे से कलश गिराते हुए आलता वाले थाली में पैर रखा, फिर धीरे से आलता लगे पैरों का निशान पीछे छोड़ते हुए अंदर आ गई। वंदना जी दोनों को पूजा घर में ले गई। भगवान को प्रणाम कर माही वंदना जी और अमरेंद्र जी को भी प्रणाम किया। कार्तिक अपने रूम में चला गया। अमरेंद्र जी माही के सर पर हाथ रखकर बोला, बेटा आज से यह तुम्हारा भी घर है, तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर रहोगी। वंदना जी, हाँ मेरी प्यारी बेटी, तुम युग और मॉम और भैया। वंदना जी उसके सर पर ही हाथ रखते हुए बोली, तुम दोनों भी, युग माही मैं भी दोस्त बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। वंदना युग का कान पकड़ते हुए बोली, वो तुम्हारी भाभी है। भाभी बोलो। युग, माँ, हाँ, कान छोड़ो, कान दर्द दे रहा है। माही उम्र में उससे छोटी है, मैं तो माही ही बोलूँगा। क्यों माही, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? माही, माँ बोलने दीजिए ना माही ही, हमें भी अच्छा लगेगा। अमरेंद्र जी, वंदना जी माही को कार्तिक के कमरे में ले जाइए, फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लेगी, सफ़र में थक गई होगी मेरी बच्ची। उसी समय कार्तिक भी नीचे आ गया। उसने माही को अपने कमरे में ले जाने वाले डैड की बात सुन ली। उसने गुस्से से वंदना जी की ओर देखकर बोला, मेरे रूम में क्यों? वंदना जी, बेटा वो तुम्हारी पत्नी है तो तुम्हारे रूम में ही रहेंगी। कार्तिक, मॉम प्लीज़, मैं आप लोगों को पहले ही कह चुका हूँ, मैं इस शादी को नहीं मानता। आप लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और हाँ, मेरे रूम में तो क्या ये लड़की मेरे नज़र के सामने भी नहीं आनी चाहिए। अमरेंद्र जी गुस्से में चिल्लाए, आप माने या ना माने, माही आपकी पत्नी है। कार्तिक गुस्से में घर से बाहर निकल गया। वंदना जी रोने लगी। माही की आंखों में आंसू आ गया। उसने तो पूरे मन से इस शादी को स्वीकार किया था, फिर भी अपने मन को कड़ा कर वह अमरेंद्र जी और वंदना जी के पास आकर उनके पैरों में बैठ गई। माँ बाप, आप लोग इस तरह उदास मत होइए। फिर परिस्थिति हमारी शादी हुई है, जिस परिस्थिति में हमारी शादी हुई है उन्हें वक्त लगेगा इसे समझने में। फिर वो मुझे जानते तक नहीं हैं। हो सकता है कि शादी को लेकर उनका कोई अलग नज़रिया हो, और अगर वो इस शादी को नहीं मानते तो कोई बात नहीं। आप लोगों ने अभी अभी मुझसे कहा था कि मैं आपकी बेटी हूँ, क्या मैं बेटी बनकर आप लोगों के साथ नहीं रह सकती? वैसे भी बाबा के बाद आप लोग के अलावा और कोई नहीं है मेरा जहाँ मैं जाकर रह सकूं। वंदना जी ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, हमने केवल कहा ही नहीं बल्कि दिल से भी तुम्हें अपनी बेटी माना है। यूं भी वहीं आकर बैठ गया और बोला, और मैं तो पहले ही तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम भैया की चिंता मत करो, वो अभी तुमको जानते नहीं ना। जब वो तुम्हें पहचान जाएंगे
तो अपनी जान से भी ज़्यादा तुम्हें प्यार करेंगे। वो केवल ऊपर से रूढ़ है, अंदर से उनका दिल बहुत कोमल है। अमरेंद्र जी, हाँ बेटा, वो अभी गुस्से में है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। तुम उदास मत हो, तुम कमरे में जाकर आराम करो। माँ, जब तक वो मुझे अपने मन से अपना नहीं लेते तब तक मैं दूसरे कमरे में ही रहना चाहूँगी। युग, माँ ही आज मेरे कमरे में सो जाएगी, मैं पापा के स्टडी रूम में सो जाऊंगा। कल आप मेरे बगल वाले रूम माही के लिए रेडी करवा दीजिए। वंदना जी, ठीक है बेटा, माही के कमरे में ले जाओ। माही कमरे में आकर फ्रेश होकर अपने बारे में सोचती हुई उदास हो चुकी थी। नीचे सबके सामने वो हिम्मत कर ली, पर पता नहीं आगे क्या होगा। क्या कार्तिक उसे अपनाएगा? अपने माता पिता के कहने पर कार्तिक ने माही से शादी तो कर ली, पर क्या वो इस अधूरी रस्मों रिवाज के साथ उसे शादी को स्वीकार करेगा? क्या वो माही को अपनी पत्नी का दर्जा देगा, या फिर माही एक अधूरी विवाहिता बनकर रह जाएगी? जब माही सर्वगुण संपन्न है तो फिर कार्तिक ने उसे अपनाने से इनकार क्यों कर रहा है? जब दोनों परिवारों में पुरानी दोस्ती थी तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि कार्तिक माही का चेहरा भी नहीं देखना चाहता? कमरे में उदास बैठी हुई माही अपनी बीते दिनों के बारे में सोच रही थी। वह अपने बाबा उमाकांत जी के साथ लखनऊ में अपने छोटे से घर में खुशी से रह रही थी। उमाकांत जी एक प्राइवेट स्कूल के टीचर थे। माही की माँ नहीं थी, वह 11 साल की थी तभी बीमारी के वजह से उसकी माँ का निधन हो गया था। तब से आज तक उमाकांत जी ने ही माही को माँ और पिता दोनों का प्यार दिया। उसे कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई। हालांकि माही भी काफ़ी समझदार बच्ची थी। उसे जो मिल जाता उसी में खुश रहती और बच्चों की तरह कभी किसी चीज़ की फरमाइश नहीं करती थी। पढ़ाई में काफ़ी तेज़ थी। 12वीं में वो पूरे जिले में टॉप की थी। उतनी ही वह सुंदर और गुणी थी। उम्र के साथ साथ उसकी सुंदरता और भी बढ़ती गई। जो भी उसे एक बार देखता बस देखता ही रह जाता। रंग इतना गोरा मानो दूध से घोल दिया गया हो। दुबला पतला, छरहरी काया, लंबे तथा कमर तक सुनहरे बाल, आवाज मानो कोयल जैसी हो। घर के कामों में निपुण थी। अभी माही के ग्रेजुएशन का दूसरा साल चल रहा था। सुबह उठकर घर के सारे काम खत्म करके वो कॉलेज जाती। वहाँ से लौटकर शाम में वह कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। वैसे तो उसके बाबा इसके लिए मना करते थे, लेकिन फिर भी वो सोचती थी कि खाली बैठने से तो अच्छा है कि कुछ काम किया जाए। उसने तर्कों का आगे उसके बाबा भी हार मान जाते थे और हंसकर कह देते थे, तुम तो मेरी रानी बिटिया हो, तो तेरा मन आए तू कर। एक दिन माही को उसके बाबा बहुत खुश नजर आए। माही, क्या बात है बाबा, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हो। उमाकांत, अरे आगे बेटा बैठ, तुझे कुछ बताना है। उमाकांत जी पे माही उसके पास बैठ गई। बोलो बाबा, क्या बात है? उमाकांत जी, बेटा मेरे स्कूल में वर्मा सर है, तुम उनसे मिली हो ना? माही, हाँ बाबा। उमाकांत जी, उन्होंने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। एक ही बेटा है, सरकारी नौकरी करता है। माही, पर बाबा अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। उमाकांत जी, बेटा उनको तुम्हारी पढ़ाई से कोई एतराज नहीं। माही, बाबा। उमाकांत जी, बेटा मेरा तबीयत भी अब ठीक नहीं रहता है। अपनी जिंदगी में ही तुम्हें दुल्हन बना देखना चाहता हूँ। मैंने पता किया, लड़का अच्छा है, फिर रिश्ता सामने से चलकर आया है बेटा। और सबसे बड़ी बात बेटा,
उन लोगों को दहेज भी नहीं चाहिए। बेटा तू तो जानती है ना, मेरे पास दहेज के लिए कुछ भी नहीं है। माही, बाबा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं दहेज देने लेने वालों से शादी भी नहीं करने वाली। उमाकांत जी की आंखों में पानी भर आया। या देख माही उनके आंसू पोछ बोली, ठीक है बाबा, मैं तैयार हूँ। उमाकांत जी उसे अपने गले से लगाते हुए प्यार से उनके सर को सहला दिया। मेरी रानी बिटिया हमेशा खुश रहो। माही शर्मा कर अपने कमरे में चली गई। हर लड़की की तरह शादी को लेकर उसके भी कुछ सपने थे। बचपन से माँ उसे कहा करती थी कि एक दिन घोड़े पर सवार होकर उसका राजकुमार आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। वो आंखें बंद करके उस पल को सोचने लगी जब उसका राजकुमार उसे लेने आएगा। वो उठकर अपनी अलमारी से एक डायरी निकाली। उस डायरी के कवर पेज पर राधा कृष्ण जी की सुंदर सी तस्वीर थी। वैसे तो उसे डायरी लिखने का कोई शौक नहीं था, पर जब उसने वह तस्वीर देखी तो खरीदने से खुद को रोक नहीं पाई थी। उसने डायरी खोला और उसके पहले पेज पर सुंदर अक्षरों से लिखा, मेरी शादी। उसने तय किया कि अपनी शादी से रिलेटेड यादगार पलों को वही इसमें लिखेगी। उमाकांत जी शादी की तैयारी शुरू कर दिए। उसके घर के कोई औरत नहीं था तो उन्होंने अपने गांव से अपनी एक दूर की बहन को बुलवा लिया। आज शादी का दिन था। उमाकांत जी ने शादी मुंबई में करने वाले अपने दोस्त अमरेंद्र प्रताप सिंह को भी सपरिवार बुलाया था। अमरेंद्र और उमाकांत जी बचपन के मित्र थे। बड़े होने पर अमरेंद्र जी मुंबई जाकर अपना बिजनेस शुरू किया और फिर वहीं बस गए। उमाकांत जी यही लखनऊ में ही रह गए। अमरेंद्र जी की पत्नी वंदना जी सुलझी विचारों की औरत थी। उनकी 2 बेटे थे, कार्तिक और युग। वे लोग भी आज आने वाले थे। माही बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। अपनी माँ के बाद उसे वंदना जी ही तो माँ का प्यार मिला था। वे लोग हर साल कुछ समय के लिए लखनऊ आते थे छुट्टियाँ बिताने के लिए। हर बार उसके साथ युग आता था। हम युग होने के कारण माही और युग में खूब पढ़ता था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दूर रहकर भी उसकी दोस्ती मजबूत थी। माही कार्तिक से कभी नहीं मिली थी क्योंकि वो ना के बराबर ही लखनऊ आता था। माही दुल्हन बनकर तैयार थी। युग बार बार आकर उसे चिढ़ाकर चला जाता। उमाकांत जी तो अपनी बेटी को दुल्हन बना देख काफ़ी खुश थे। वंदना जी और अमरेंद्र जी भी माही की बधाइयाँ ले रहे थे। बाहर मेहमान सब आ चुके थे। सब बारात के इंतजार में थे। तभी उमाकांत जी को लड़के वालों का फ़ोन आया। फ़ोन पर कुछ देर बातें हुई। फिर उमाकांत जी का तबीयत बिगड़ने लगा। उनके सीने में दर्द होने लगा। माही ने जब अपने बाबा को इस हालत में देखा तो वह भी रोने लगी। वंदना जी उनको चुप करा रही थी। फिर वो बाहर चली गई। कुछ देर के बाद वंदना जी और अमरेंद्र जी ने उमाकांत जी से कुछ बात की। फिर उससे उनकी मर्जी पूछ गई। बाबा की हालत को देखकर उसने भी चुपचाप सर हिला दिया। फिर उसकी मांग में कार्तिक के नाम की सिंदूर लग गई। न कोई उत्साह न कोई उमंग। बाबा की तबीयत संभल न सकी और वे भी उसे छोड़कर माँ के पास
चले गए। माही भी रोती बिलखती वंदना जी के साथ मुंबई आ गई। अमरेंद्र जी उसे संभाल रहे थे। वंदना जी ने तो उसे 1 मिनट के लिए भी अपनी नज़रों से दूर नहीं किया और युग उसने तो पूरा समय एक सच्चे दोस्त का फर्ज निभाया, उसका साया बनकर। पर कार्तिक जिससे उसकी शादी हुई थी, उसने तो अभी तक एक नज़र भी उसे नहीं देखा था। पूरे समय लगा मानो मानो वह उन लोगों के बीच हो ही ना। और अभी नीचे उन्होंने क्या कहा कि वो शादी को मानता ही नहीं। मैं उनके सामने ही न आऊं? क्यों बाबा, क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी क्या गलती है? मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे हल्दी भी लगी, मेरे हाथ में मेहंदी भी सजी, मेरा मांग भी भरी गई, गले में मंगलसूत्र भी पहना गया, फिर भी मेरी शादी अधूरी रह गई। क्यों बाबा, क्यों? और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। दरवाजे पर खड़ी वंदना जी भी ये सब सुनकर रोने लगी। वो दौड़कर अमरेंद्र जी के पास गई और उनकी सारी बातें बताई। रोने लगी, कहीं हम लोगों ने माही की कार्तिक से शादी करवाकर गलती तो नहीं कर दिया? नहीं वंदना जी, हमने कहीं कोई गलती नहीं की। कार्तिक गलती कर रहा है, माही का साथ ना देकर। हम लोग माही को जानते हैं, उससे अच्छी लड़की कार्तिक को कहीं नहीं मिल सकती। आप अपने आप को संभालिए और माही के पास जाइए, उसे अभी आपकी ज़रूरत है, आपके माँ की, अपने माँ की। भाई से हम लोग कल बात कर लेंगे और मुझे यकीन है भाई पर कि वो माही को ज़रूर अपनाएंगे। माही वहीं नीचे बैठे बैठे सो गई। जब उसकी नींद टूटी तो देखा सुबह हो चुका था। फ्रेश होकर वो बाथरूम से निकली तो उसकी नज़र सामने आईने पर पड़ी। मांग में सिंदूर देखकर उसे रात की सारी बातें याद आ गई। एक दर्द की लहर चेहरे पर आ गई। पता नहीं अब आगे क्या होगा उसने नीचे आकर देखा हॉल में सब उदास बैठे हुए थे। उन सबको इस तरह उदास देखकर उसका मन भर आया। युग की नज़र उस पर पड़ी तो वह उठकर उसके पास गया और उसे लगा माँ के पास बैठा दिया। उसने चारों ओर देखा, उसे कार्तिक कहीं नज़र नहीं आया। उसे ध्यान आया कि रात वह गुस्से से बाहर निकल गया था। उसने वंदना जी की ओर देखा। वह समझ गई कि माही किसे ढूंढ रही है। वो हल्का मुस्कुराई और बोली, वो रात में ही वापस आ गया था, अभी अपने कमरे में है। माही को चैन आया। तभी सीढ़ियों से कार्तिक उतरता हुआ नजर आया। क्षण भर के लिए माही की नज़र उस पर ठहर गई। इतने दिनों बाद वह पहली बार उसे गौर से देखी थी, बिल्कुल उसके सपनों के राजकुमार जैसा। कार्तिक का अट्रैक्टिव लुक माही के दिल में बस गया था। वो उसमें खोई हुई थी कि उसे वंदना जी की आवाज़ सुनाई दी। ये क्या है कार्तिक, तुम कहीं जा रहे हो? कार्तिक, हाँ मॉम, मैं वापस लंदन जा रहा हूँ। अमरेंद्र जी, पर तुम तो अगले हफ्ते जाने वाले थे। कार्तिक, हाँ, पर अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। वंदना जी, पर बेटा अभी तो तुम दोनों की कई रस्में बची हुई हैं। कार्तिक गुस्से में, मॉम, मैं रात में ही बोल दिया था कि मैं इस शादी को नहीं मानता, और हाँ, जब मैं वापस आऊँ तो मेरा कमरा वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। उसे डर था कि कहीं उसके जाने के बाद मॉम डैड उस लड़की को मेरे कमरे में ना रहने को भेजते। वह बचपन से ही थोड़ा जिद्दी और गुस्से वाले नेचर का था। अपना सामान और कमरा किसी के साथ शेयर नहीं करता था। तभी वो लंदन में भी अमरेंद्र जी ने हॉस्टल में उसके लिए अलग कमरा दिलवाया था, जिसमें उसका कोई रूम रेट नहीं था। वंदना जी, तुम्हारे माने या ना मानने से क्या होगा, माही तुम्हारी पत्नी है और रहेगी। कार्तिक, मॉम डैड आप लोग कुछ भी कह ले, मैं अभी
इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला। अमरेंद्र जी गुस्से में बोले, देखता हूँ तुम कैसे इन शादी को नहीं मानते। कार्तिक, अगर आप लोग ज़बरदस्ती करोगे तो मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। इतना सुनते ही माही कि तो जैसे होश ही उड़ गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इन लोगों की तरफ से तकलीफ का कारण नहीं बन सकती। मुश्किल वक्त में इन लोगों ने हमारा साथ दिया, बाबा का इज्जत डूबने से बचाया। मेरे वजह से इनका बेटा इन सब से दूर नहीं हो सकता। नहीं, हमें अपने आप को संभालना होगा। फिर अगर ये सही है कि सिंदूर में ताकत होती है और शादी का सुख हमारे तकदीर में है, तो वो ज़रूर मिलेगा। हम इंतज़ार करेंगे। ऐसा सोचकर माही वंदना जी से बोली, माँ, हम कुछ कहना चाहते हैं। तो वंदना जी, हाँ बेटा बोलो। सब उसकी ओर देखने लगे। कार्तिक अभी भी उसका चेहरा नहीं देख पाया था, क्योंकि माही सर पर आंचल रख माँ की ओर घूरी हुई थी। माही, आप लोग ने हमारे लिए जो फैसला लिया हमने माना, पर अगर आप कार्तिक जी कोई फैसला लेना चाहते हो तो मेरे ख्याल से आप लोगों को उन्हें मना नहीं करना चाहिए। माँ, बाबा, हमारा विश्वास कीजिए, हम आपको कभी गलत नहीं ठहराएंगे। इसके लिए वैसे भी रिश्ते मन से निभाए जाते हैं, ज़बरदस्ती नहीं। और अगर यह रिश्ता नहीं रहा तो क्या आप हमें अपनी बेटी के रूप में हमें स्वीकार नहीं कर सकते। इतना कहकर वो अपना मंगलसूत्र उतार कर कार्तिक की ओर बढ़ा दी। आप हमसे आज़ाद हैं, आप पर हमारा कोई हक नहीं होगा। यह सुनकर कार्तिक ने चैन का सांस लिया। चलो, जान छूटी, मन में कहा और अपने परिवार वालों को बोला, चलता हूँ माँ, बाय। और कहकर चला गया। मंगलसूत्र को अपने मोम के हाथ में देकर, माँ, इसका क्या करूँगा। इधर पूरे हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था। उसके चेहरे पर अजीब दर्द था। माही सन्नाटे को तोड़ते हुए बोली, माँ, बाबा, मुझे पता है कि मेरे इस फैसले से आप, पर सच मानिए माँ, इस समय मुझे यही सही लगा। हम कार्तिक जी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। वंदना जी, तुम सही कह रही हो बेटा, हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हुई थी। कार्तिक से तुम्हारी शादी करवाकर हमें नहीं पता था कि वह एक तरह से तुम्हारे अपनाने से इनकार कर देगा। हम तुम्हारे गुनहगार हैं। और अपने दोनों हाथों से माही को हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी हम दोनों ने। माही तरफ उठी। उसने वंदना जी के हाथों को थामकर बोला, नहीं माँ, आप ऐसा ना करें। वो हमारी तकदीर में नहीं थे, इसमें आपका क्या दोष। माफ़ी मांगकर आप हमें पराया ना करें। क्या हमारा आप पर इतना भी हक नहीं कि हम कोई फैसला कर सकें। यह कहकर माही रो दी। अमरेंद्र जी, जो इतनी देर से सब कुछ सुनकर खुद को ही दोषी मान रहे थे, बोले, माही बेटा, हमें तुम्हारे फैसले पर गर्व है। किसी रिश्ते की भीख मांगने से अच्छा कि नया रिश्ता बनाए। आज से तुम हमारी बेटी हो। हम पर जितना कार्तिक और युग का अधिकार है, इतना तुम्हारा। आज से तुम्हारी नई पहचान होगी। माहिरा प्रताप सिंह, अमरेंद्र प्रताप सिंह की बेटी। अब से तुम्हारे आंखों में आंसू हमारी तौहीन होगी। योग सही कहा डैडी आपने। और आज से ही माही के चेहरे पर हमेशा हंसी बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी।